जैसे कि आप जानते हैं एसडीओ का पेपर नज़दीक है आपका, और मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल मई तक हो सकता है आपका पेपर। तो हमें ये जो भी मेरे जो आपका जीएस का पार्ट आने वाला है वहाँ पर आपने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के नहीं आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो एडवांस लेवल में पढ़ाया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है सभी विद्यार्थियों से, सभी एस्पिरेंट से, कि आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को जरूर देखना है। तो आज हम चर्चा करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट की। अगर आपको याद हो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हमने शुरू किया था, फिर हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा था, फिर हमने चार्टर एक्ट 1813 को पढ़ा था, फिर हमने चार्टर एक्ट 1833 को पढ़ा था, और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में आपको दिख रहा था किस तरह से जो एक केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की जो शुरुआत हमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से दिख रही थी, वो कहीं ना कहीं पूरे अपने क्लाइमेक्स में पहुंची कब? चार्टर एक्ट 1833 से, जिससे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और जो विधायिका शक्ति यानी कि जो लेजिस्लेटिव पावर होती है गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास की, उसे छीन लिया गया। राइट, इसीलिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, और पहला कौन बना? विलियम बेंटिक। फिर मैंने आपको बताया था कि 1853 में जो चार्टर आया उससे ये दिखता है कि आज की जो संसद है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें दिखती है, उसकी शुरुआत, उसका बीज बोया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से। फिर मैंने आपको बताया कि 1857 की एक क्रांति होती है, उसके पश्चात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 पास किया जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पे काफ़ी परिवर्तन किए गए। जैसे कि वाइस रॉय का पद लाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद हटाया गया और वाइस रॉय का पद लाया गया, और एक नया पद, एक नई पोस्ट जोड़ी गई जिसे कहते हैं हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद के लिए 15 सदस्य की परिषद यानी कि 15 मेंबर्स काउंसिल दी गई थी। इसी को काउंसिल ऑफ इंडिया भी कहा गया। राइट, तो ये हमने चर्चा करी है। अब देखिए आगे क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अब उसने प्रत्यक्ष रूप से जो भारत का संचालन है उसको अपने हाथों में लिया। जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का, डायरेक्टली अब वो क्राउन के पास आ चुका है। राइट, तो यहाँ पर क्या है, अब कहीं ना कहीं उनको भारतीयों का साथ चाहिए, भारतीयों का कोऑपरेशन चाहिए। तो इसीलिए कुछ एक्ट की श्रृंखला पास की जाएगी। ये एक्ट भारत के नाम पे आएंगे, और ये 3 एक्ट कहलाएंगे: इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा गया। तो इसी की आज हमने चर्चा करनी है, इन इंडियन काउंसिल एक्ट की। और ये कहीं ना कहीं लैंडमार्क एक्ट बनते हैं, क्योंकि ये कुछ नई नई बातें, नए नए संस्थान जोड़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, क्या क्या हमें मिलता है, राइट, जिसका अस्तित्व हमें आज भी मिलता है। तो शुरुआत हम करेंगे पहला इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1890, माफ कीजिएगा 1861 का। तो मैंने बताया था 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे, 1861, 1892, 1909। इसको स्किप कर लीजिएगा, 1909। तो यहां पर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो केंद्रीय स्तर पे जो वाइसरॉय हैं, क्योंकि 1855, माफ कीजिएगा 1858 से तो मुझे वाइसरॉय कहना पड़ेगा। तो 1858 के बाद से, यानी कि मैं 1861 में वाइसरॉय बोलूंगा, तो वाइसरॉय के पास 2 काउंसिल हैं। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से दी गई थी, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से जोड़ी गई थी। अब इन काउंसिल्स में जो लोगों को शामिल किया जा रहा था, अब भारतीयों की भी मांग हो रही थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमें शामिल किया जाए। और याद रखिएगा, आज के समय में आपको दिखता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की शक्ति आपको कंपैरेटिवली, तुलनात्मक ढंग से देखा जाए, अगर वो विधायिका से यानी कि लेजिस्लेटिव से आप कंपेयर करते हैं आज के समय में, तो आपको ज़्यादा पावरफुल लेजिस्लेटिव दिखता है, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव ज़्यादा पावरफुल होगा एग्जीक्यूटिव से। परंतु जब मैं जिस समय की बात मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब अंग्रेजों का शासन था, तो वहां पर औपचारिक रूप से लोकतंत्र तो था नहीं। इसका मतलब कि इस समय एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल थी लेजिस्लेटिव से। अब भारतीयों की मांग उठ रही है कि वाइसरॉय की जो दोनों परिषदें हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हमें दोनों में शामिल किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो भारतीयों की मांग आक्रोश की तरफ बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं अब एक्ट पास किए जाएंगे जिसमें भारतीयों को जोड़ा जाएगा इन काउंसिल्स पे। पर ऑब्वियसली पहले जोड़ा जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं जोड़ा जाएगा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब भारतीयों को जोड़ा जाएगा, तो वहां पर एक पैटर्न लाया जाएगा, यानी कि जिनकी नियुक्ति ब्रिटेन से हो रही है तो उनको ऑफिशियल बोला जाएगा, और जिनकी नियुक्ति भारत में हो रही है उनको अनऑफिशियल बोला जाएगा। तो ऑफिशियल और अनऑफिशियल, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑफिशियल में ज़्यादातर पूरी तरह से अंग्रेजी होते थे, और जो नॉन ऑफिशियल है वहाँ पर आपके
ब्रिटिशर्स के अलावा सब होते थे, जैसे पुर्तगाली भी थे, चाहे वो यूरोप से आए थे पर ब्रिटिशर्स नहीं माने जाएंगे वो। पुर्तगाली हो गए, मुस्लिम्स हो गए, हिंदू हो गए, इंडियंस हो गए, जो भी भारत में ब्रिटिशर्स के अलावा जो भी लोग रहते थे वो लोग सब नॉन ऑफिशियल में शामिल होंगे, राइट। तो यहीं पर अब दिखेगा आपको कि किस तरह से भारतीयों को शामिल किया जा रहा है, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में हमें क्या दिखेगा, पहली बार, यहां आपको दिख रहा होगा सामने कि पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, जो 1853 से बनाई गई थी, अब वहां पर भारतीयों को शामिल किया जाएगा, राइट। परंतु ध्यान से समझने वाली बात है, यहां पर उनको नॉन ऑफिशियल्स कहा जाता था क्योंकि उनकी नियुक्ति जो है वो ब्रिटेन से नहीं होती थी, तो गैर सरकारी सदस्य के रूप में इनको नामित किया गया, राइट। एक तरह से आप कह सकते हो आज के हिसाब से कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट होती है ना, संविदा के कर्मचारी होते हैं, उस तरह से। तो ये चीज याद रखनी है आपने, और ये भी आपने याद रखना है जब इनको जोड़ा गया तो क्वेश्चन है कि सर ये केंद्रीय स्तर पे जोड़ा था या प्रांतीय स्तर पे, तो दोनों ही स्तर पे जोड़ा गया, परंतु ये ध्यान दिया गया कि जो मेजोरिटी है वो ऑफिशियल की ही रहे, यानी कि अंग्रेजों के पास ही क्या रहे, मेजोरिटी, राइट। अब क्या है और क्या हुआ यहां पर आपको ये समझना है, इसमें कुछ नए प्रांत बनाए गए, ठीक है, कुछ नए प्रांत बनाए गए, प्रोविंशियल असेंबलीज बनाई गई, वो 3 है। बंगाल जो 1862 में बनाया गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, ठीक है, उस समय तो ये फैलाव अफगानिस्तान तक था, तो वो वाला हिस्सा कहलाता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वो उसको बनाया गया 1886 में, 1886 में। और एक बनाया गया पंजाब, और पंजाब बनाया गया आपका 1897 में। यानी कि 3 हमें नए प्रोविंशियल असेंबलीज दिखी, प्रांतीय स्तर के एक कहीं ना कहीं हमें सभाएं दिखी। तो ये याद रखिएगा 1862 में बंगाल, 18 ये 66 में 86 कर लीजिएगा, 1886 है ये, 1886 में बना है आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और 1897 में बना है आपका पंजाब। ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। देखिए यही होता है तजुर्बा कि आप नोट्स देख के भी समझ जाते हैं ये गलत है, ठीक है। ये रेफरेंस है मेरा लक्ष्मीकांत का, तो लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको 1886 दिखेगा, राइट। चलिए अच्छा है, इससे आपको मेरा अनुभव भी दिख रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए याद करिए, मैंने कहा था कि केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, क्योंकि गवर्नर जो था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे है और गवर्नर ऑफ मद्रास है वो किसको रिपोर्ट करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। हालांकि अभी भी गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास की विधायिका शक्ति नहीं छीनी गई थी, परंतु हमें दिखता है कि इनकी जो शक्ति छीनी गई थी वो कब से छीनी गई थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो केंद्रीकरण स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। परंतु मैंने आपको ये भी बताया था कि 1853 में कहीं ना कहीं एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना हो रही है, यानी कि एक तरह से लोकतंत्र की स्थापना हो रही है भारतीयों की मांगों से, भारतीयों के आक्रोश से। तो जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो रही है तो वो लोकतंत्र का कहीं ना कहीं तो लोकतंत्र का अंश होता है उसमें, राइट। तो इसीलिए अब केंद्रीकरण और लोकतंत्र एक साथ चलना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या किया जाएगा, जो शक्तियां छीन ली गई थी उसको वापस दे दिया जाएगा, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगा। और इसी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको उनकी विधायिका शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर वापस कर दी गई। ये बात याद रखिएगा। अब यहां पर आपको पोर्टफोलियो दिख रहा होगा, पोर्टफोलियो देखिए, पोर्टफोलियो लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में भारत में अपने स्तर पे वो लेके आ गए थे, क्योंकि याद करिए मैंने बताया था कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है वहां से अब जो लोकल स्तर पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो जो भी कानून बनाएंगे वो एक्ट की कैटेगरी में आता था। काफी शक्ति मिल चुकी थी कि अपने स्तर पे भी वो कानून बना सकते थे। कब से, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। अब क्या है कि इसीलिए मैंने बताया आपको 1859 में हमारे जो गवर्नर या वाइसरॉय बोलूंगा, क्योंकि 1858 से तो मैं वाइसरॉय बोलूंगा ना, तो 1859 में जो वाइसरॉय है हमारे लॉर्ड कैनिंग, और जो पहले वाइसरॉय भी बने लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने अपने स्तर पे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पोर्टफोलियो सिस्टम को भारत में लेके आए। अब पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है, जिसे आजकल आप कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, मतलब जो भी आपका कार्य होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको डिवाइड कर देना।
और आपके पास एक फाइनल अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की। हर बात के लिए आपको कोर मेंबर के पास नहीं आना है, आप अपने मंत्रालय का फैसला ले सकते हैं, अपने ऑफिस का फैसला ले सकते हैं। उसी को पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। तो 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसे लाया गया था। ये बात आपने याद रखनी है। अब क्या हुआ, इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से इसको प्रमाणित कर दिया गया। ये बात आपने याद रखनी। तो प्रमाणित कब से किया? 1861 से। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने पोर्टफोलियो सिस्टम को या पोर्टफोलियो प्रणाली को प्रमाणित किया। पर इसे भारत में कौन लेके आया? लॉर्ड कैनिंग। कब लेके आया? 1861 में नहीं, 1859 में। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, उसने कहीं ना कहीं अध्यादेश को भारत में जारी किया, यानी कि अध्यादेश की शक्ति दी गई। किसको दी गई? वाइसरॉय को। अब वाइसरॉय क्या कर सकते हैं? आपातकाल के समय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जैसे आज कल भी अभी भी हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वर्तमान में, उसमें अध्यादेश, जिसे आप इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं, जो आपको आर्टिकल 123 जिसमें राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं, और 213 जिसके द्वारा राज्यपाल जारी कर सकते हैं, आज भी दिखता है। तो इसीलिए मैंने कहा था जो इंडियन काउंसिल एक्ट थे, ये काफ़ी लैंडमार्क है, आज भी इनका इस्तेमाल है। तो आज के समय में अध्यादेश आर्टिकल 123 के द्वारा कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। और आर्टिकल 213 के द्वारा जारी करते हैं गवर्नर। और उस समय कौन कर सकता था? वाइसरॉय। कब कर सकता था? जब आपातकाल की स्थिति है। और उस समय अगर ये उस समय जो वाइसरॉय है लॉर्ड कैनिंग या उस जैसे वाइसरॉय अगर कोई अध्यादेश जारी करते थे, उसकी अधिकतम वैधता, अधिकतम कितने समय तक वो वैध होता था? 6 महीने तक, और 6 मंथ। विद इन 6 मंथ अगर वो पास हो जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल से, तो वो स्थायी हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। अन्यथा 6 महीने बाद वो अपने आप लैप्स हो जाएगा। क्या आज भी यही स्थिति है? बिल्कुल यही है। आज जो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑर्डिनेंस का हो सकता है वो है 6 मंथ 6 वीक। 6 मंथ का समय इसलिए ऐड होता है क्योंकि जो हमारे सत्र होते हैं, जो सेशन होते हैं, उसमें अधिकतम समय 6 माह का हो सकता है। और 6 वीक अध्यादेश का खुद का है, अध्यादेश का खुद का है आज के समय पर। इसीलिए हम कहते हैं आज के समय में जो अध्यादेश का अधिकतम काल होगा वो 6 मंथ 6 वीक का होगा। तो हमें क्या समझना है, जब 1861 जो एक काउंसिल एक्ट है, इसने जो अध्यादेश को एक इसकी जीवन दिया है, इसकी लाइफ बाय डिफॉल्ट कितनी होगी? 6 मंथ की। पर आज कितनी है? 6 वीक की। इंडिविजुअली आज कितनी है? 6 वीक की। क्योंकि अध्यादेश जारी होता है ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, राइट। क्योंकि हमारे राष्ट्रपति एक एग्जीक्यूटिव है, उस समय वाइसराय भी एक एग्जीक्यूटिव हेड होते थे। और किसी भी लोकतांत्रिक तंत्र में, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। अगर दिया भी जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म नहीं देना होता है। इसलिए मैंने बताया आपको, उस समय तो 6 मंथ कर दिया था, क्योंकि उस समय तो लोकतंत्र की ऐसा कोई था नहीं। पर आज के समय में तो लोकतंत्र सबसे ऊपर है ना, तो इसीलिए आज सिर्फ 6 वीक कर दिया है। 6 माह तो उसका जोड़ा जाता है जो लोग जो सत्र का गैप होता है, राइट। ये बात आपने याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्या हुआ इसमें? और यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मेड अ पार्ट ऑफ लॉ। इंडियंस को पहली बार लॉ मेकिंग प्रोसेस का भाग बनाया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वाइसरॉय हैं उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को जोड़ा जाएगा, ये बात उठी थी। क्योंकि ये बात पहले भी हुई थी, याद करिए 1853 में लेजिस्लेटिव काउंसिल जोड़ी गई थी, जिससे कि भारतीयों को शामिल किया गया। पर इन्होंने क्या करा कि भारतीयों का नाम नहीं लिया, भारतीय प्रांतों को रिप्रेजेंटेशन दे दिया। और भारतीय प्रांत में जो बैठते थे अंग्रेजी थे, इन्होंने ऐसे खेला। पर इस समय ये साफ कहा गया कि भारतीयों को शामिल किया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव में नहीं, राइट। तो इसलिए क्या किया गया कि अब 3 नाम आपको आएंगे। 3 नाम यहाँ पर शायद दिए नहीं गए हैं, तो 3 नाम आएंगे आपके। सर दिनकर राव, वेरी इंपॉर्टेंट, सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला और राजा ऑफ बनारस। ये देखिए, इन 3 लोगों के नाम याद रखिएगा। नीचे के 2 जो महाराजा ऑफ पटियाला और राजा ऑफ बनारस हैं, ये तो एक हायरार्की पोस्ट थी। जो भी महाराजा बनेगा पटियाला का, वो अपने आप इसका मेंबर हो जाएगा, और बनारस का जो भी राजा बनेगा वो अपने आप इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य हो जाएगा। पर जो एक नाम आपको आ रहा है सर दिनकर राव, ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव, याद रखिएगा एग्जीक्यूटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल का भाग बने। अब समझने वाली बात है, देखो तीनों जो हैं ये कहीं ना कहीं एक प्रिंसली स्टेट या प्रिंस टाइप के लोग हैं। तो ये ऑब्वियसली अंग्रेजों के चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह इलेक्शन की तो बात थी नहीं। बस ये कहा गया था कि जो वाइसरॉय होगा वो भारतीय को शामिल करेगा। तो इसीलिए उसने जो 3 शामिल करे हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के ही गुलाम है, राइट।
आगे बढ़ते हैं। ओके, ये मैंने बढ़ा दिया आप लोग को, राइट। तो यहां से मुझे उम्मीद है ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया, ठीक है। अब 1892 में देखेंगे क्या हुआ। 1892 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या होने वाला है। जैसे मैंने बताया था आपको, नॉन ऑफिशियल्स मैंने बताए थे 1861 में जोड़ा जा रहा है इंडियंस को, तो उसको नॉन ऑफिशियल मान लीजिए। नॉन ऑफिशियल में ये भी याद रखेगा और लोग भी आते थे, जैसे पुर्तगाली, जो ब्रिटिशर्स नहीं है। पर हम भारत का इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम अभी नॉन ऑफिशियल में केवल किसको मानते हैं? भारतीयों को। तो गैर सरकारी हमारे लिए, हमारे कंटेक्स्ट में हम इसको इंडियंस मानेंगे। तो कहीं ना कहीं चाहे वो केंद्रीय स्तर का लेजिस्लेटिव काउंसिल था या प्रांतीय स्तर की काउंसिल थी, उसमें इंडियंस को शामिल किया गया, उनकी संख्या बढ़ाई गई, ठीक है, वृद्धि की गई। अब क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने बताया आपको 1853 से पार्लियामेंट्री सिस्टम को डाला जा रहा है, यानी कि लोकतंत्र की शुरुआत हो रही है। और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि लोकतंत्र में ज़्यादातर जिसके पास बहुमत होगा, शक्ति उसी के पास होगी। इसलिए इंडियंस ये बात समझ चुके थे, इसीलिए वो बार बार मांग कर रहे थे कि हमारी संख्या बढ़ाई जाए, हमारी संख्या बढ़ाई जाए। इसीलिए ना चाहते हुए भी भारतीयों की संख्या बढ़ाई जा रही थी। तो 1892 में भी ये प्रावधान दिया गया कि संख्या बढ़ाई जाएगी, केंद्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तर पर भी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो प्रांतीय स्तर और केंद्रीय स्तर में दोनों ही विधान परिषदों में जो संख्या बढ़ाई जा रही है, उसको कैसे बढ़ाया जाएगा? बढ़ानी तो जरूर है। तो इसीलिए इस अधिनियम में औपचारिक रूप से ऑफिशियली इलेक्शन का नाम नहीं लिया गया। फिर भी यहाँ पर जो हमारे वाइसरॉय थे, उनको कहीं ना कहीं इलेक्शन कराने पड़े। ये बात याद रखेगा, याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्शन भारत में जो 1892 के आसपास जो इलेक्शन हुए थे, 1892 के बाद, वो औपचारिक नहीं थे। औपचारिक जो होंगे वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में होगा, क्योंकि वहां पर ऑफिशियली लिखा गया था, यहाँ पर औपचारिक रूप से नहीं लिखा गया था। फिर भी चुनाव कराए गए थे। तो औपचारिक यानी कि ऑफिशियली, याद रखिएगा, ऑफिशियली इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं है, फिर भी इलेक्शन कराए गए थे, राइट। क्योंकि भारतीय को शामिल करना है, कैसे करना है? सबसे बढ़िया तरीका है चुनाव कराए जाएंगे। तो अधिनियम के आधार पर इलेक्शन नहीं कराए गए थे, वाइसरॉय ने अपने विवेक से, अपने डिस्क्रिप्शन से चुनाव कराए थे, तो औपचारिक रूप से चुनाव नहीं थे। अब यहां पर दिख रहा होगा, इस प्रकार चुनाव का तत्व पहली बार पेश किया गया, ठीक है। हालांकि चुनाव के बजाय नामांकन शब्द का इस्तेमाल किया गया। चुनाव तो कराए, परंतु औपचारिक रूप से चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, पहली बार हमें दिख रहा है कि बजट जो आता था भारत में जो बजट आता था, उस बजट में भारतीयों को शामिल किया गया कि वो बजट में हिस्सा लेंगे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 यानी कि दूसरा वाला इंडियन काउंसिल एक्ट में पहली बार भारतीयों को बजट में शामिल किया। क्वेश्चन आएगा, भारतीयों को पहली बार बजट में किस अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया? तो यह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। परंतु याद रखेगा, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट पे एक ही क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो इसीलिए अंग्रेजों ने बड़ा दिमाग से चले ना ये। बस कभी भी किसी सच तक जाने के लिए आपको प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए, तभी तो आप सत्य की तरफ जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आप कैसे हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है। फिर आप इसी मुद्दे पे एक और प्रश्न पूछेंगे, सर आप लग तो नहीं रहे, आप ठीक है, सर बताइए क्या है। तो देखिए, प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछ के ही आप मेरा सत्य जान पाएंगे। पर यहाँ पर कंडीशन क्या दे दी है कि आप बजट में भाग लेंगे, परंतु सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये बात याद रखिएगा। अब कार्यपालिका से प्रश्न पूछे जा सकते थे, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो भारतीय लोग हैं, अब वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वालों से प्रश्न पूछ सकते थे, जो कि कहीं ना कहीं जीत है। लोकतंत्र यही तो है, लोकतंत्र की दिख रहा है आपको, देखो लोकतंत्र में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव्स, ठीक है। अब देखिए 1892 में क्या हो रहा है, ये हमने चर्चा कर ली है इसमें। ये देखिए, बजट वॉज ग्रांटेड, ठीक है। और देखिए फर्स्ट टाइम इलेक्शन करवाया तो गया, परंतु ये सिर्फ इलेक्शन, इसको औपचारिक रूप से नहीं रखा गया, नॉमिनेशन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। चाहे इस नॉमिनेशन के लिए भी हमारे वाइसरॉय ने क्या कराया था, इलेक्शन कराया था। ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा, ठीक है। अब आ गया आपका तीसरा वाला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाला, जिसको मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा गया। मॉल्ले साहब है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, याद करिएगा, कैबिनेट के आदमी हैं, तो वहाँ बैठते थे लंदन में। और मिंटो जो हैं ये वाइसरॉय हैं जो भारत में बैठते थे। तो मिंटो ने सुझाव दिया और मॉल्ले ने इसको लागू किया, तो मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म। और एग्जैक्टली एक्ट का नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। किन दोनों की वजह से बना है? मॉल्ले मिंटो। अब देखिए, इसमें एक कहानी आपको समझनी पड़ेगी। अब यहां पर आपको यह समझना है, अच्छी तरह समझना है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी थी। किसकी बात करी थी? सेपरेट इलेक्टोरेट की।
इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल किया औपचारिक रूप से कि हिंदू को हिंदू वोट करेगा, मुस्लिम को मुस्लिम। अब इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में चलता है जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है हिस्ट्री वाइज। देखिए, एक होता है शिमला शिमला डेप्यूटेशन, इसको यहां पर लिखते हैं, रुकिए, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बहुत जरूरी है। देखिए, एक होता है शिमला, अब आप कहेंगे सर शिमला होता है, अंग्रेज के जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज शिमला कहते थे, आज़ादी के बाद ये शिमला बन गया, तो मैं शिमला लिख रहा हूँ। शिमला डेप्यूटेशन, एक शिमला डेप्यूटेशन हुआ था और एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था। देखिए, दोनों एक नहीं है। शिमला डेप्यूटेशन जो है ये हुआ था आपका 1906 में, 1906 में, और शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका 1945 में। शिमला कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं था, यहाँ पर एक वेबल प्लान लाया गया था, लॉर्ड वेबल के द्वारा वेबल प्लान था, उसमें एक्सेप्ट नहीं किया आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये प्लान फेल हो गया। अभी क्या है, ये अभी हमारा मुद्दा नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शिमला डेप्यूटेशन 1906 में हुआ था और शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। तो हमने क्या सीखा, शिमला डेप्यूटेशन अलग है और शिमला कॉन्फ्रेंस अलग है। अभी हमारा मुद्दा है शिमला डेप्यूटेशन। देखिए 1906 और हमारा एक्ट क्या है 1909, क्योंकि अभी मैंने चर्चा करी थी कि 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 है उसने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी थी। वो क्यों करी थी, क्यों वो भारत को डिवाइड करना चाहते थे? देखिए, अगर अंग्रेज भी जानते थे हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब अभी मैं आपको जितना भी पढ़ा दिया, क्या मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ ना कि लोकतंत्र की बुनियाद स्ट्रांग होती जा रही है। जैसे सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू हुआ 1853 से, फिर मैंने कहा 1861 से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, फिर मैंने कहा लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो ये सब किसके विशेषताएं हैं, ये लोकतंत्र की है। अब लोकतंत्र का बढ़ावा हो रहा है, पर उसमें समस्या क्या होती है, जैसे आप जेरेमी बेंथम का नाम कभी आपने सुना होगा, जेरेमी बेंथम बहुत अच्छे फिलोसफर हैं, जिनको फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है। मतलब इनका कहना था कि वो कानून जायज़ होते हैं जो अधिकतम लोगों को बेनिफिट देते हैं, ठीक है, अधिकतम मेजोरिटी को क्या देते हैं, प्लेजर। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, जैसे आपने आरटीआई का नाम सुना होगा, 2005 से आया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार सुना होगा आपने, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 से आया था। अब देखिए, प्रशासनिक तौर पर ये बहुत बर्डन दे रहा था, प्रशासनिक कार्य, मतलब प्रशासनिक कार्य में काफ़ी बोझ, काफ़ी बर्डन दे रहा था राइट टू एजुकेशन। पर उससे जो आम लोग हैं, आप हम जैसे स्टूडेंट जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ नाइंसाफ़ी ना हो जाए तो हम आरटीआई फाइल कर लेते हैं, परंतु ये अधिकतम लोगों को क्या दे रहा है, खुशी दे रहा है। तो इसीलिए कुछ जो प्रशासनिक तौर पे तो ये ठीक नहीं है क्योंकि बहुत बोझ दे रहा है ये, परंतु अधिकतम लोगों को ये फायदा दे रहा है, तो यहाँ पर ये कानून आएगा, यानी कि अधिकतम को ही जगह मिलती है। और लोकतंत्र भी यही है, लोकतंत्र की कहीं ना कहीं से कमी भी कहेंगे कि मेजोरिटी विंस। इसीलिए लोकतंत्र जैसे समाज में अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी को क्या मिलता है, संरक्षण मिलता है, राइट। माइनॉरिटी के क्या मिलते हैं, संरक्षण। अब मैं आपको जब संविधान पढ़ाऊंगा तब दिखाऊंगा कि माइनॉरिटी को संरक्षण दिए जाते हैं, क्योंकि एक लोकतंत्र की कमी भी समझ लीजिए कि वहां पर माइनॉरिटी को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद से मुस्लिम जो थे वो अल्पसंख्यक हैं उस समय भी, तो कहीं ना कहीं उनका आगे चल के सोशल, सामाजिक स्तर पे एवं आर्थिक स्तर पे, इकोनॉमिक लेवल पे उनका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होने लगा था धीरे धीरे। अब आपको बताइए, भारत में जाति प्रथा तो कब से चली हुई आ रही है, वेदों के समय से, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें होने लगी, राइट। तो हुआ क्या कि आगे चलकर कुछ एलाइट क्लास, जिनको लगा कि हमारी, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है तो यानी कि प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल इंडियंस को जोड़ा जा रहा है, और उस इंडियंस में भी अगर 20 लोगों को जोड़ा जा रहा है तो उसमें से 19 लोग थे हिंदू, एक है मुस्लिम। तो धीरे धीरे ये आग मुस्लिम्स के अंदर आने लगी। इसीलिए उनका जो एक डेलीगेशन था 1+34, यानी कि कुल 35 लोग थे, जिसमें से 1 है ये आगा खान थर्ड, आगा खान थर्ड, आगा खान थर्ड के साथ 34 अन्य जो एलाइट पर्सनैलिटी थे मुस्लिम के, ये लोग गए थे लॉर्ड मिंटो से मिलने। मिंटो उस समय शिमला में थे, हिमाचल प्रदेश वाला। तो वहाँ इन्होंने मांग रखी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए।
आप समझ रहे हैं कि वरना तो हमारा माइनॉरिटी होने के कारण हमारा शोषण हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र की थोड़ी सी तो है ना, एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, हर सिक्के के दो पहलू हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक, तो लोकतंत्र का थोड़ा सा ये है। अब वहां पर अगर मिंटो ये बता देते कि लोकतंत्र में माइनॉरिटी को संरक्षण दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, अगर ये समझा देते तो ये चीज़ें कभी भी एक पाकिस्तान नहीं बनता। परंतु यहाँ पर क्या करा, मिंटो को चाहिए था कि इनके आपस में विवाद हो, और खुद ही मुस्लिम वर्ग के एलाइट लोग 35 लोग पहुंच गए मिंटो के पास, और मिंटो ने क्या करा, यहाँ पर आग में घी का काम किया। उसने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, आप लोग अल्पसंख्यक हैं, आपको नुकसान हो जाएगा, आपके अधिकारों को नहीं पूछा जाएगा, तो आपके कहने से हम आपको एक सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। और ये बात मिंटो ने किसको बता दी, ऊपर मॉर्ले को। तो इसीलिए इसीलिए ये यहाँ पर ये जब एक्ट पास किया गया तो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का सिद्धांत दिया गया, और ये भी कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि हमारी कोई गलती नहीं है, आप ही के लोग हमारे पास आए थे, आप ही के लोग हमारे पास आए थे, राइट। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये जो कॉन्फ्रेंस, ये जो शिमला डेपुटेशन हुआ था, ये हुआ था 1 अक्टूबर 1906 को। और इसमें जब इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही और मिंटो मान गए, और कहीं ना कहीं इसी ने फिर आगे चल के कैटलिस्ट का काम किया, यही सम्मेलन ने, कैटलिस्ट मतलब होता है किसी चीज को जन्म देना, किसी चीज को बढ़ाना, कि आगे चल के हमें दिखता है 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसका गठन हो जाता है, और यही मुस्लिम लीग कारण बनी थी पाकिस्तान को जन्म देने में। तो आप समझ रहे हैं एक ये शिमला डेपुटेशन से किस तरह से आपने देखा कि एक पाकिस्तान का जन्म हो गया, और किस तरह से आपसी विवाद का फायदा बाहर वालों ने उठाया। इसलिए कहते हैं ना, घर की समस्याएं घर तक ही रखनी चाहिए। तो यही चीज़ देखिए यहाँ से सीखने को मिला, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया। तो ये एक बहुत, तो यहीं से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था 1909 में, राइट, पहली बार। यहाँ पर देखिए और क्या है, जो मांग उठ रही थी कि हमारी संख्या बढ़ाई जाए, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या बढ़ाई जा रही है, अब 16 से कितनी कर दी है, 60। याद रखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जब बनाया गया था, याद करिए 1853 में, तो वहाँ पर 6 सदस्य थे, और 1909 तक कितने हो गए, 60। प्रांतीय स्तर पे भी बढ़े हैं, पर उनकी संख्या अलग अलग है, तो आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। हाँ, केंद्र तो एक ही था ना, सेंट्रल तो एक ही था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी संख्या हो गई थी, तो 16 से कितनी पहुंच गई थी, 60, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया गया कि केंद्र स्तर पे तो जो ऑफिशियल मेजोरिटी है, यानी कि जो ऑफिशियल मेजोरिटी है उसी को बना के रखा। ऑफिशियल मतलब यहाँ पर भारतीयों की संख्या कम थी, अंग्रेजों की ज़्यादा थी। और प्रांतीय स्तर पे नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी को बढ़ा दिया गया, यानी कि प्रांतीय स्तर पे अब जो इंडियंस हैं, मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडियन ही बोलूँगा, तो उनकी संख्या बढ़ा दी गई प्रांतीय स्तर पर केंद्रीय स्तर पर नहीं बनाई थी, राइट। ये चीज़ याद रखिएगा। और मैंने कहा था, याद करिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में मैंने कहा था, दूसरा वाला इंडियन काउंसिल एक्ट, कि अगर पहली बार जो नॉन ऑफिशियल्स थे, यानी कि जो भारतीय थे, उनको बजट में आज्ञा दी गई कि वो एग्जीक्यूटिव से, कार्यपालिका वालों से क्वेश्चन पूछ सकते थे, परंतु सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। पर ये 1909 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो इसीलिए तो ये एक्ट जो है ना, जो 1909 वाला एक्ट है, ये एक स्टिक एंड कैरेट का काम करता है। स्टिक मतलब होता है डंडा मारना, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, तोड़ा है भारत को, भारत टूटेगा इससे, दिखाई आपको पाकिस्तान बन गया। और कहीं ना कहीं अच्छा भी कर रहे हैं कि भारतीय की शक्ति बढ़ा रहे हैं, तो एक बैलेंस के साथ खेला था इन्होंने, राइट। ये चीज़ याद रखिएगा। ये सारा मैंने पढ़ा दिया आपको। अब देखिए 1909 में क्या दिख रहा है कि इंडियन पार्टिसिपेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो 1861 से पहली बार भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया गया था। मैंने आपको नाम बताया था, सर दिनकर राव, राइट, राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक नहीं जोड़ा था, क्योंकि असली शक्ति तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास ही रहती थी। परंतु भारतीयों की मांग की वजह से अब हमें अंत में दिखेगा कि इस अधिनियम से यह आया कि भारतीय को शामिल, एक भारतीय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी शामिल किया जाएगा। इसी के अनुसार आगे चलकर एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। तो आपको याद रखिएगा, आपने क्या ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा पहला भारतीय जो वाइसरॉय की काउंसिल में शामिल हुआ, अब यहाँ पर सिर्फ काउंसिल दिया हुआ है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव नहीं दिया है, तो यहाँ पर आंसर आएगा सर दिनकर राव। अगर स्पेसिफिकली पूछा होगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसको शामिल किया, तो वहां पर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज अ लॉ मेंबर, एज अ लॉ मेंबर, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर एक सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया, और ये शुरुआत मैंने बताई थी आपको, क्या बताया था कि शिमला डेपुटेशन 1906 का। तो खुद ही गए थे ये लोग, आगा खान थर्ड के लीडरशिप में गए थे, बाकी अन्य 34 लोग, टोटल 35 लोग गए थे, ठीक है।
और इसने कहीं ना कहीं लीगलाइज कर दिया कम्युनलिज्म को। ठीक है, कम्युनलिज्म क्या होता है? जहाँ पर कम्युनिटी को अलग अलग कर दिया जाता है, हिंदू को हिंदू वोट करेगा, मुस्लिम को मुस्लिम वोट करेगा। इसीलिए आगे चल के बी आर अम्बेडकर ने कभी इसकी मांग नहीं करी। एक दफ़े बी आर अम्बेडकर सहमत थे क्योंकि दलितों का भी काफ़ी शोषण था, पर वो चीज़ समझ में आई कि इससे देश टूट जाता है, इसीलिए रिजर्वेशन तक वो खुश हो गए, कम्युनलिज्म की बात नहीं करी। राइट, तो ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा होगा किस तरह से हम पढ़ रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर देखिए आप एस में जो आपका पेपर है, अगर वो टफ क्वेश्चन भी देंगे तो आप इजीली कर पाएंगे अगर स्टोरी आप समझ जाते हैं। राइट, कभी कभी ऑप्शन देके भी स्टोरी क्लियर होती है तो पता होता है ये नहीं होगा, एलिमिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो आप देखिए अगर आप हमें ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रेवाल बिल्डिंग खरड़ पे है, तो आप आइए। राइट, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेडिकेटेड PPSC HDO 2026, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राइट, अब देखिए फीस की बात है, अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज लेनी है तो मात्र आपको 999 की पड़ेगी। आपने क्या करना है, ये जो हमारी प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करना है, और एप्लीकेशन के थ्रू आपने हमारी टेस्ट सीरीज को लॉगिन करना है, इसको यूज़ करना है। राइट, तो अगेन मैं कहना चाहता हूँ हमारा जो टेलीग्राम है वो है PPSC HDO 2000, इसको आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। राइट, कंटेंट सारे इसमें आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और अगर आप ऑफलाइन क्रैश कोर्स हमसे लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 9,999 का पड़ेगा, और ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वो पड़ेगा आपको 4,999 का। राइट, और ये कुछ हमारे रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं। कल आपकी भी फोटो इसमें होनी चाहिए जिससे कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपकी फोटो दिखाई जाए। राइट,